हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बेहद ज़रूरी है और इसमें मैं काफ़ी डीपली लेके जाऊँगा। आज के टॉपिक का नाम है हमारा स्कैफोल्ड, जो कि आप सेफ्टी में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, किसी भी इंडस्ट्री में ज़रूर देखते हैं और उसके बिना शायद हमारा काम अधूरा सा लगता है। तो आइए आज हम स्कैफोल्ड के बारे में जानेंगे कि स्कैफोल्ड होता क्या है, स्कैफोल्ड के प्रकार कितने हैं, स्कैफोल्ड को चेक कैसे किया जाता है, स्कैफोल्ड पे कौन कौन से हजार्ड होते हैं, स्कैफोल्ड में हम कैसे सही और गलत का पता लगाते हैं और स्कैफोल्ड को कैसे हम जांचते हैं, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कैफोल्ड किसे कहते हैं। तो स्कैफोल्ड क्या होता है? Scaffold is a temporary structure to support the original structure as well as workmen used it as a platform to carry on the construction works. Type of scaffolding vary with the type of construction work. Scaffolding is made of timber और steel. देखिए, सबसे पहले समझिए कि स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। क्या है? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, वर्क एट हाइट पे यानी ऊंचाई पर वर्कमैन को काम करने के लिए एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने में भी इसका काम होता है। तो स्कैफोल्ड हमने भी क्या जाना, स्कैफोल्ड क्या है? एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो वर्क एट हाइट पर क्या करता है, वर्क एट हाइट पर वर्कमैन को एक काम करने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। तो अब हम जानते हैं कि स्कैफोल्ड के प्रकार कितने हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम जानेंगे। तो टाइप ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के जो टाइप है, वैसे तो कहा जाए तो स्टील पाइप के हिसाब से कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 टाइप के स्कैफोल्ड आपको लेके आया हूँ। पहला जो टाइप है वो है स्टील टाइप, जो कि कॉमन है और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हैवी ड्यूटी के लिए हमेशा अधिकतर यही यूज किया जाता है। दूसरा हमारा है कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, तीसरा सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, चौथा मोबाइल स्कैफोल्ड। इन चारों को मैं अपनी आज जो मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा वो सिर्फ स्टील टाइप स्कैफोल्ड की करूंगा। इन तीनों के टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा। मेनली जो टॉपिक रहेगा वो आज रहेगा स्टील टाइप स्कैफोल्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसको स्टील टाइप स्कैफोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टील के पाइप का बना होता है। यानी इसमें जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, इसमें जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टील टाइप स्कैफोल्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि स्टील स्कैफोल्ड किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो स्टील स्कैफोल्डिंग इज मेड फ्रॉम स्टील ट्यूब्स। किसका बना होता है ये? स्टील ट्यूब का। दैट आर सेट जॉइंटली बाय स्टील फिटिंग, जो किसके द्वारा फिटिंग होता है? स्टील फिटिंग से ज्वाइंट किया जाता है और कपलर्स और कपलर के द्वारा। इट इज सिंपल टू इरेक्ट एंड डिसमेंटल, यानी इसको आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से बिगाड़ा जा सकता है। इट हैज बेटर रोबस्टेंस, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी एंड सुपीरियर फायर रेसिस्टेंस। Though it is not affordable cost wise, it provides greater safety for workers. देखिए, यहाँ पे मैं स्टील स्कैफोल्ड को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो वो स्टील स्कैफोल्ड किया जाता है। हम इसको स्टील स्कैफोल्ड क्या होता है? स्टील के ट्यूब का, ट्यूब का मतलब स्टील के पाइप का बना हुआ होता है और स्टील फिटिंग से ही इसको ज्वाइंट दिया जाता है और इसकी फायर रेसिस्टेंस, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये वर्कर के लिए सबसे सेफ भी माना जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड, स्टील टाइप स्कैफोल्ड। इस टाइप का ये यूज बनता है। इस पार्ट्स को मैं अभी शायद आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं इसको भी चित्र के रूप में एक एक चीज को आपको बताऊंगा कि होता क्या है और कैसे कहाँ चीज लगती है।
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फोल्ड के पार्ट क्या क्या हैं, यानी इसका फोल्ड किन किन चीजों को जोड़कर बनता है, और उन्हीं चीजों को हम अभी जोड़ते जाएंगे और उनको हम बनाते जाएंगे। इसका फोल्ड को अभी एक चित्र पर मैं आपके सामने बनाऊंगा अभी, और हर चीज का मापन भी दूंगा कि कैसे बनता है और हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फोल्ड में जो चीजें लगती हैं, यानी जिन जिन चीजों से मिलकर वो बनता है, उनको जानते हैं। तो अभी मैंने बताया ट्यूब और पाइप, यानी ट्यूब या पाइप जिसको हम किसका होना चाहिए स्टील, इसका फोल्ड में स्टील का होना चाहिए। दूसरा मैंने ज्वाइंट की बात की। अब इसमें आता है दूसरा हमारा आता है पॉइंट, वो है बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होता है इसको भी बताएंगे। बेस का मतलब समझ रहे हो आधार, यानी इसका फोल्ड में क्या होता है कि जब आप इसका फोल्ड बनाते हैं तो इसका फोल्ड का जो पाइप होता है वो पाइप से क्या हो सकता है, वो पाइप फर्श में धंस सकता है, आपकी फर्श को खराब कर सकता है, या आपकी जो नीचे जहां पर आप इसका फोल्ड बना रहे हैं उसके नीचे जो सतह है उसको खराब कर सकता है। तो उसको खराब ना करे इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बेस प्लेट लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ब्रेस, यानी हम इसका फोल्ड की मजबूती बढ़ाने के लिए, इसका फोल्ड को और स्थिर करने के लिए हम ब्रेसिंग लगाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ब्रेसिंग। इन दोनों के बारे में हम अभी आगे चित्र में चर्चा करेंगे, एक एक चीज को बहुत आसानी से समझाऊंगा। नेक्स्ट पहले सिर्फ हमको क्या है इसके कंपोनेंट्स, यानी इसके छोटे छोटे जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको हम जानेंगे। दूसरा आता है हमारा कपलर। कपलर के बारे में भी बताऊंगा। कपलर क्या होता है, यानी दो ट्यूब या दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कपलर इस्तेमाल करते हैं। कपलर भी दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल एंड दूसरा होता है फुटलॉक कपलर। इन दोनों के बारे में भी हम बताएंगे। प्लेटफॉर्म, यानी जहां पर वर्कर खड़ा होकर या जहां सामान रखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, प्लेटफॉर्म में लगने वाले प्लैंक्स में हम क्या क्या जांच करते हैं, इन सब के बारे में भी मैं अभी आगे चित्र में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है तो जब वर्कर वर्क एट हाइट पे है तो वो ना गिरे, उसके लिए उसको एक गार्डिंग सिस्टम यूज किया जाता है। उस गार्डिंग सिस्टम के द्वारा क्या होता है, वर्कर को गिरने से बचाया जाता है। क्योंकि हमारे इसका फोल्ड में आप सभी जानते हैं स्लिप ट्रिप फॉल, यानी ये तीन तरीके के मेन हजार्ड होते हैं, स्लिप करना, ट्रिप करना और फॉल करना। फॉलिंग में दो चीजें हो सकती हैं, मटेरियल फॉलिंग और वर्कर फॉलिंग। दूसरा क्या होता है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कभी कभी स्ट्रक्चर भी ढह जाता है। तो हम इन सब के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आता है हमारा टॉप रेल, मिड रेल और गार्ड रेल। यहाँ पे तीन तरीके की गार्ड रेल और एक टो बोर्ड, यानी टो बोर्ड क्यों यूज किया जाता है, यहाँ पर अभी सिर्फ आपको पार्ट देखने की जरूरत है, इसके बाद में चित्र बनाकर इन सभी पार्ट्स को कैसे लगाते हैं अभी बता रहा हूँ। रिगर, फुटलॉक, ट्रांसोम्स एंड लैडर या स्टेयर, इन सभी को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनके ही द्वारा, इनसे मिलकर ही क्या होता है, इसका फोल्ड का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपको एकदम इजीली समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो अभी मैंने कपलर बताए, राइट एंगल कपलर, पहला मैंने अभी कपलर दो टाइप के बताए थे, राइट एंगल और फुटलॉक। तो राइट एंगल कपलर क्या होता है, राइट एंगल कपलर हम किसे कहते हैं, नॉन सिंगल लोड बियरिंग कपलर विच कनेक्ट टू scaffold tube of 48 mm diameter in right angle, also popularly known as right angle coupler and 90 degree coupler। यानी जो हमारा राइट एंगल कपलर है ये दो नाम से जाना जाता है, 90 डिग्री कपलर और राइट एंगल कपलर। और ये क्या होता है, नॉन सिंगल लोड बियरिंग कपलर होता है, जो क्या करता है, कनेक्ट्स टू scaffold ट्यूब, यानी scaffold के दो ट्यूब मतलब पाइप ऑफ 48 mm, जो 48 mm के डायामीटर के होते हैं इन राइट एंगल में। यानी राइट एंगल क्या होता है सभी जानते हैं, यानी इस तरीके से हमें जब दो पाइप को राइट एंगल पे जोड़ना हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, राइट एंगल कपलर का यूज करते हैं। इस कपलर को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो कपलर ये लगा है इसको राइट एंगल, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे बन रहा है ना, तो इसको हम किस लिए जानते हैं, दूसरा 90 डिग्री कपलर के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा कपलर आता है उसका नाम है फुटलॉक कपलर। क्या नाम है उसका, ये देखिए
90 डिग्री या फिर राइट एंगल कपलर किस टाइप का दिखता है, एक ये इस टाइप का हमारा राइट एंगल दिखता है। इसमें दो भाग होते हैं, इसको हम डबल कपलर भी कहते हैं। तो एक ट्यूब में ये और एक ट्यूब में ये 90 डिग्री पर हमारे ट्यूब्स को जोड़ने का काम करता है। दूसरा हमारा आता है पुटलॉक कपलर। पुटलॉक कपलर क्या होता है, यूज्ड फॉर पोजिशनिंग पुटलॉक ट्यूब्स ऑनटू लेजर ट्यूब्स, यानी लेजर ट्यूब में पुटलॉक ट्यूब को जोड़ने के लिए जो कपलर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पुटलॉक कपलर कहते हैं, या फिर हम पुटलॉक कपलर के नाम से जानते हैं। इसका जो चित्र होता है या इसको जो देखने में होता है वो इस तरीके की शेप का होता है, और ये इसका काम क्या होता है, लेजर ट्यूब से पुटलॉक को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, लेजर ट्यूब से पुटलॉक को जोड़ने का काम। और राइट एंगल क्या करता है, दो ट्यूब को जोड़ने का काम करता है 90 डिग्री पे। इसको हम सिंगल कपलर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के अभी कपलर बताए, दोनों के समझ में आया होगा। दूसरा हम जानते हैं जो हमने अभी इसमें बताया कि ट्यूब, अभी ट्यूब की बात की कि ट्यूब या पाइप स्टील का इस्तेमाल होता है, तो उसका हम जान लेते हैं। तो उस पाइप की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर। कितनी लेंथ होती है, 6 मीटर लेंथ होती है। उसका जो आउटसाइड डाया होता है 48.3 होता है, और इनसाइड जो डाया होता है वो 48 mm होता है। अभी आपने देखा कि कपलर 48 mm के पाइप को जोड़ने के लिए हम राइट एंगल कपलर का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारी उसकी वॉल थिकनेस होती है वो 4 mm होती है, यानी जो उसके अंदर स्टील इस्तेमाल की जाती है वो 4 mm की इस्तेमाल की जाती है उसको बनाने के लिए, और गैल्वेनाइज्ड कोटिंग की जाती है। इसका कितने 60 माइक्रोमार्क्स का होता है। अब क्या होता है, ये उसके ऊपर जस्ते की कोटिंग की जाती है जिससे कि उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये लेंथ कितनी होती है स्टील पाइप की, 6 मीटर, आउटसाइड डायामीटर 48.3, वॉल थिकनेस 4 mm एंड गैल्वेनाइज्ड कोटिंग 60 माइक्रोमार्क्स। यहाँ पर अभी आप धीरे धीरे सारी चीजें समझ रहे होंगे। तो अभी मैंने सिर्फ अभी क्या बताए थे, इसका फोल्ड किसे कहते हैं, इसका फोल्ड के प्रकार कितने हैं, और इसका फोल्ड में कितने प्रकार के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उसके छोटे छोटे भाग के बारे में, और कपलर के टाइप के बारे में जाना, और ट्यूब के बारे में जाना। अधिकतर पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ट्यूब किसे कहते हैं, ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, ट्यूब का डाया कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब जानकारी आपको दे दी है, आप नोट कर सकते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स का यूज जानते हैं और इनको सही तरीके से लगाने का सिस्टम जानते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसका फोल्ड को तैयार करना। अभी जितने हमने पार्ट्स बताए हैं उन सबको हम करेंगे। तो हम बेस से शुरू करते हैं इसका फोल्ड को बनाना। इसका फोल्ड हमेशा, चाहे आप चित्र में बनाएं चाहे आप रियल में बनाएं, हमेशा कहाँ से बनाना होता है, बेस से बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें चीजों को क्या होता है, जब आप इसका फोल्ड बनाने जा रहे हो तो हर काम को करने से पहले आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, इसका फोल्ड जब बना रहे हैं तो वहां पे आप सॉइल को और उसकी सतह को भी देखना बहुत जरूरी होता है कि वो लोड को बेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बेस प्लेट बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे बेस प्लेट। अभी मैंने बताया बेस प्लेट का यूज क्या होता है। बेस प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे ट्यूब है, जो हमारे स्टील पाइप है, वो फर्श में या फिर वहां की सतह को खराब ना करें, जिससे कि वहां पर उस तरीके की कोई टाइल्स लगी है, कोई फर्श है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। फिर इस बेस प्लेट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ट्यूब लगाएंगे। इस तरीके से हम ट्यूब लगा लेते हैं। अभी मैंने अभी बताया है ट्यूब का लेंथ कितना होता है। ट्यूब का लेंथ होता है हमारा, एक ट्यूब का लेंथ कितना होता है, 6 मीटर। उसका आउटर डाया कितना होता है, 48.2 मीटर। उसकी वॉल थिकनेस कितनी होती है, 4 mm। यानी इसका हमने देखा है कि ट्यूब का जो लेंथ है, या अगर हम कहें इसका जो लेंथ की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 6 मीटर लेंथ होता है। बेस प्लेट जो है ये कई साइज में आती है, 150 × 150,
225 इंटू 225 mm। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगाए हैं, ट्यूब लगाए हैं। इसके बाद बेस प्लेट हो गया, ट्यूब हो गया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ये हमारा क्या हो गया, 6 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेसिंग करते हैं। अभी मैंने बताया ब्रेसिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ब्रेसिंग क्यों की जाती है, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेसिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो ब्रेसिंग होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग कहलाती है। कैसे कहलाती है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग। हॉरिजॉन्टल लगती है तो ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग कहलाती है। और जो हमारी डायगोनल में लगती है, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल ब्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल ब्रेसिंग। यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमने यहां पर डायगोनल ब्रेसिंग लगा लिया। ब्रेसिंग क्यों, दो कितने प्रकार की हो गई, एक डायगोनल ब्रेसिंग और दूसरा हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग। क्यों यूज करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसकी लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा मैं यहां पर भी इसमें हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग कर लेता हूं। अब देखिए, ये जो आपके पॉइंट निकल के आए हैं, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला और ये वाला, यहां से ये जो ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है, इससे 300 mm ऊपर, 300 mm नीचे, ये सब क्या होता है, सबसे ज्यादा लोड को रोकने की क्षमता रखता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अब प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए क्या है, यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्म्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म्स। अब देखिए, ट्रांसफॉर्म्स को लगाने का क्या होता है, अगर आपका यहां से और यहां की 1.8 मीटर है, क्या इसके बीच की दूरी, तब ट्रांसफॉर्म्स का आप 0.9 मीटर पे लगाएंगे। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं, प्लैंक को सपोर्ट देने के लिए, यानी प्लैंक ना दबे, प्लैंक में मजबूती आए, उसके लिए हम इस तरीके से क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं। अगर 1.8 मीटर डिस्टेंस है एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब के बीच में, तब 0.9 मीटर पे लगाते हैं। और ये इस पे हम क्या करते हैं, प्लैंक्स बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं, प्लैंक्स। अब प्लैंक्स का साइज क्या होता है, देखिए प्लैंक्स का साइज क्या होता है, 38 mm, 50 mm और 63 mm। 225 mm इसकी चौड़ाई होती है और 3.9 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, ये क्या है, मोटाई है। यानी अगर हम कहें प्लैंक की मोटाई कितनी होती है, 38 mm, 50 mm और 63 mm के आते हैं। अगर मैं उसकी चौड़ाई की बात करूं तो 225 mm होती है, और उसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 3.9 मीटर लेंथ होती है। अगर हम कहें कि एक प्लैंक में कितने ट्रांसफॉर्म्स लगेंगे, तो आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि 4 ट्रांसफॉर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ये हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब देखिए, टो बोर्ड क्या होता है, टो बोर्ड क्या किस लिए यूज किया जाता है। अब जो प्लेटफॉर्म होता है, मान लीजिए ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है,
इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है तो वो कभी भी गिर सकता है। ये मटेरियल ना गिरे इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, टो बोर्ड लगाया जाता है। यानी मटेरियल फॉलिंग को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, टो बोर्ड लगाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 225 mm। क्या होती है, 225 mm। टो बोर्ड का यूज क्या होता है, मटेरियल फॉलिंग को रोकने के लिए, टूल्स गिरने से रोकने के लिए हमें क्या लगाना होता है, टो बोर्ड लगाना होता है। उस टो बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है, 225 mm होती है। इस टो बोर्ड से ऊपर जब आप बढ़ते हो तो बीच में यहाँ पे हमने मान लीजिए टो बोर्ड लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड रेल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गार्डिंग सिस्टम की अगर बात करूं, अगर यहाँ पे हम कहें गार्ड कितने तरीके के प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो सबसे पहले टो बोर्ड 225 mm, ठीक है। फिर मिड रेल 500 mm, गार्ड रेल 0.9 मीटर और टॉप रेल जो कि आपके लिए एक एंकरेज पॉइंट का काम करती है, वो होता है हमारा 2 मीटर या फिर 1.8 मीटर भी होता है। तो ये हमारा क्या है, गार्डिंग सिस्टम है। ये हमारे प्लैंक्स का साइज है, ये हमारे ट्रांसफॉर्म्स, एक ट्रांसफॉर्म से दूसरे ट्रांसफॉर्म्स के बीच की दूरी है। और ये बेस प्लेट हो गया, ब्रेसिंग हो गया, कपलर अभी मैंने बताया। कपलर कितने टाइप के बताए, कपलर 2 टाइप के बताए, राइट एंगल और फुटलॉक कपलर, जो कि मैंने पहले ही बता दिए कैसे दिखते हैं, क्यों इनको ये कहते हैं। अब इसमें कभी भी, अब हमारा एक आता है रिगर। अभी मैंने उसमें बताया था कि रिगर क्या होता है, यानी जब हम इसको सपोर्ट देते हैं आधार से, यानी किसी पाइप के द्वारा अगर हम इसको आधार से सपोर्ट देते हैं तो ये हमेशा 1:4, यानी अगर ये अगर इसकी मान लेते हैं ये 4 है, अगर ये 4 मीटर लेंथ है तो 1 मीटर दूरी पे लगता है, यानी 1:4 में लगता है। तो रिगर और लैडर ये 1:4 में, और लैडर भी 1:4 में। और जो लैडर है, यानी जो लैडर है, लैडर की वर्क प्लेटफॉर्म से, यानी लैडर जो अगर हम यहाँ लगा देते हैं, मानते हैं, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म से जो ऊपर की दूरी है वो कम से कम 3 फीट होना चाहिए। यानी लैडर जो है प्लेटफॉर्म से 3 फीट ऊपर निकला होना चाहिए। कितना ऊपर, 3 फीट ऊपर होना चाहिए फ्रॉम वर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या होना चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म से 3 फीट ऊपर निकला होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि 3 डंडे ऊपर निकला होना चाहिए। अब देखिए ये इसका फोल्ड के कुछ पार्ट्स आपने जाने, कुछ इनके आपस में कैसे ये होता है। अब लोड बियरिंग के आधार पे देखा जाए तो कभी आपने लोड के आधार पे क्या होता है, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी, ये सब क्या है लोड के आधार पे। यानी जो लाइट ड्यूटी है, वेरी लाइट ड्यूटी है, लाइट ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी है और हैवी ड्यूटी है। ये लोड के आधार पे इसका फोल्ड को बांटा गया है। जैसे हम हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्रेसिंग बढ़ा दी जाती है, इसमें और सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाता है, फुटलॉक्स बढ़ा दिए जाते हैं, और 4 तरीके से प्लेटफॉर्म को भी स्टेबल कर, अगर हम इन चारों में जिस तरीके का बनाते हैं उसी तरीके से हमको क्या करना होता है, इसका इंस्टॉलेशन भी करना होता है। अब हम हर चीज, अभी जो मैंने अभी इसमें टाइप बताए हैं, यानी ट्यूब की हम, अब हम इन सब में हजार्ड जानेंगे। अब मैंने इसमें भी हजार्ड बताया, यानी अगर मैं हजार्ड की बात करूं, ये मैं हटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर मैं हजार्ड की बात करूं तो स्लिप, ट्रिप और फॉल, ये 3 तरीके के मेन हजार्ड होते हैं वर्कमैन के लिए। यानी स्लिप कर जाता है, ट्रिप कर जाता है या फॉल हो जाता है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मटेरियल फॉलिंग भी आती है, इसमें कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी एक तरीके का हजार्ड है, ये सभी क्या है हजार्ड। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं, ये मेनली आप बहुत शॉर्ट में याद कर सकते हैं, स्लिप ट्रिप एंड फॉल, यानी सामान का गिरना, व्यक्ति का गिरना, वर्कमैन का स्लिप कर जाना, ट्रिप कर जाना, स्ट्रक्चर का फॉल कर जाना या वर्कर का फॉल कर जाना, मटेरियल फॉलिंग हो जाना। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों में इसका फोल्ड का यूज कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। तो अगर बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा है, तब हम उसमें नहीं कर सकते हैं। और वर्क एट हाइट पर हम हमेशा कहते हैं कि वर्कमैन के वर्क एट हाइट, यानी उसको हाइट फोबिया तो नहीं है, ये सारे चेकअप एक्सपीरियंस व्यक्ति को वहां भेजते हैं और वहां पर किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म पे ग्रीस, ऑयल, किसी भी तरीके की नेल्स, किसी भी तरीके के ब्लेड वगैरह वहां नहीं होने चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें इन चीजों का यूज कर रहे हैं, तो अगर वहां पे कुछ गिर गया है तो उसको तुरंत रिमूव कराया जाता है। इन केस अगर उस इसका फोल्ड में कोई चेंजेस आए हैं, किसी भी उस एवन या कोई उससे चीज टकरा गई थी, या फिर उस इसका फोल्ड में किसी भी तरीके से आपने कुछ सुधार करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए किया है, तो उस स्थिति में आप इसका फोल्ड पे काम करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी को काम करने की अनुमति देते हैं। और वहां पर हम रेड कलर का कार्ड वहां पर हैंग कर देते हैं, टांग दिया जाता है। अगर ग्रीन कलर का कार्ड है तभी वो क्या होता है, सेफली यूज करने के लिए होता है। अब हम यहाँ पे हर तरीके की कैसे हम जांच करें, जो हमने अभी ट्यूब लगाए हैं, अभी जो ये ट्यूब की हम बात करें तो ट्यूब मैंने बताया था 6 मीटर लेंथ होती है, 4.3 mm का जो रहता है वो हमारा इसका आउटर डाया रहता है, 4 mm इसकी क्या रहती है, थिकनेस रहती है। और अगर मैं बात करूं ट्यूब का, तो ट्यूब का क्या किया जाता है, लेवल निकाला जाता है कि सीधा है, इसमें किसी तरीके की दरार या किसी भी तरीके की जंग ज्यादा लगी हुई या फिर इसमें गिरने से या ठोकने से कुछ भी चेंजेस तो नहीं आए हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हम उसको हटा देते हैं। और अगर इसमें लेवल की हम बात करें कि इसका हमें क्या होता है, लेवल निकालना होता है, क्योंकि पाइप सीधा रहेगा तभी इसका SWL उतना रहेगा जितना ये बना है। अगर ये पाइप टेढ़ा हो गया तो इसका SWL उतना नहीं रहता है। दूसरा मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि किसी भी तरीके के प्लैंक्स में जो हम यूज करते हैं, तो प्लैंक्स में क्या होता है कि प्लैंक्स हमको एक साइज का लगाने चाहिए, क्योंकि हम अगर अलग अलग मोटाई के प्लैंक्स लगा देंगे तो क्या होगा कि ठोकर लगने का डर हो जाएगा, जिससे कि फॉल करने का या ट्रिप करने का खतरा बढ़ सकता है। और दूसरा प्लैंक्स में अगर वो हम टिम्बर या फिर हम मतलब टिम्बर का यूज कर रहे हैं, किसी लकड़ी के प्लैंक्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दरार पड़ जाती है, उसमें दीमक लग जाती है या उसमें किसी भी तरीके से खराबी होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस तरीके में हम उस स्थिति में हम किसी भी तरीके का प्लैंक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही और अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छा दिख रहा हो, अच्छा दिखने का मतलब क्या है, उसमें किसी भी तरीके की दरार ना हो, किसी भी तरीके का उसमें डिफेक्ट ना हो, वही हम प्लैंक्स यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब गार्ड रेल है, टो बोर्ड है, तो बीच में मिड रेल क्यों लगाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि गार्ड रेल की लेंथ कितना होती है, लगभग कितना होती है 0.9 मीटर या फिर 1 मीटर हम जिसको नॉर्मली कहते हैं, और टो बोर्ड का 225 mm, उसके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है। यानी अगर कोई वर्कर बैठ के काम करता है तो उसको गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, उस वर्कर को बैठकर भी सही से सेफली काम कराया जा सके, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, मिड रेल लगाते हैं। खड़े होकर काम करने के लिए वो ना गिरे उसके लिए हम गार्ड रेल लगाते हैं, मटेरियल ना गिरे इसके लिए हम टो बोर्ड लगाते हैं, और वो अपनी बॉडी हार्नेस को अच्छे से कनेक्ट कर सके या पकड़ कर चल सके, इसलिए हम उसमें टॉप रेल का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी कंपोनेंट्स को धीरे धीरे कवर किया है। यहाँ पे मैंने बेस प्लेट को भी बताया, यहाँ पे ब्रेसिंग के टाइप भी बताए हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा ब्रेसिंग, कपलर, इन सब के टाइप को मैं अच्छे से बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। अगर तब भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं साफ साफ हर चीज को लिख भी दूंगा अगर तब
चलिए यहाँ पे भी मैंने ट्यूब और पाइप के बारे में बताया, तो उसमें अगर पूछता है लेंथ किसका होता है स्टील स्काफोल्ड में, तो ये स्टील का होता है। अगर पूछे इसकी लेंथ कितनी होती है तो 6 मीटर लेंथ होती है। इसका वॉल कितना होता है 4 mm का इसका वॉल होता है, ठीक है। 40। नेक्स्ट हमारा आता है बेस प्लेट। अगर वो पूछता है बेस प्लेट का साइज क्या होता है, बेस प्लेट का जो हमारा साइज होता है वो 150 × 150 mm की भी आती है, ठीक है। 225 × 225 mm की भी आती है। और अगर मैं ब्रेस की बात करूं तो ये 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ये 2 प्रकार की ब्रेसिंग होती है। अगर आपसे पूछता है कोई क्यों यूज की जाती है, तो इसकी लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा आता है प्लेटफॉर्म। अभी मैंने बताया प्लैंक्स का बना होता है, ठीक है। अब प्लैंक्स का जो साइज होता है वो भी मैंने बताया 38, 50, 63 mm, यानी ये इसकी क्या है मोटाई है। 225 mm इसकी चौड़ाई है और 3.9 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये इसका साइज रहता है। गार्ड रेल में अगर मैं बात करूं तो ये वर्कर ऊंचाई से ना गिरे, इसलिए हम क्या लगाते हैं गार्ड रेल, जो कि कितने पे लगती है 1 मीटर की ऊंचाई पर लगती है। मिड रेल की बात करूं तो 500 mm पर लगती है। टॉप रेल की अगर मैं बात करूं तो 2 मीटर पे लगती है। टॉप बोर्ड की अगर मैं बात करूं 225 mm का होता है। रिगर की अगर हम बात करें तो 1:4 में लगता है। फुटलॉक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका स्काफोल्ड है, ठीक है, और ये एक दीवार है जो कि क्या है कोई बीम है, कोई पिलर है, तो उसमें हम क्या करते हैं इस स्काफोल्ड को स्टेबिलिटी और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इस दीवार से इसको जोड़ते हैं, यानी इस एंकरेज पॉइंट से इस स्काफोल्ड को जोड़ देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं फुटलॉक कहते हैं। ये भी स्काफोल्ड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्म्स मैंने बताए, अगर ये 2 ट्यूब के बीच की दूरी, मान लीजिए एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है, इसके बीच की दूरी कितना है 1.8 मीटर है, तो यहाँ पर कितना होगा एक ट्रांसफॉर्म्स के दूसरे ट्रांसफॉर्म्स की बीच की दूरी 0.9 मीटर होना चाहिए। यानी एक ट्रांसफॉर्म से दूसरे ट्रांसफॉर्म्स की दूरी कितना होना चाहिए 0.9 मीटर। लैडर्स जो हमारा लगता है ये भी 1:4 पे लगता है। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कपलर की, तो कपलर हमारे 2 प्रकार के थे, राइट एंगल और फुटलॉक कपलर। कितने टाइप के थे, राइट एंगल और फुटलॉक कपलर, ये हमारे 2 टाइप के क्या है कपलर थे। तो ये सभी मैंने अभी क्या बताया, ये अभी स्काफोल्ड में स्टील स्काफोल्ड को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, उनके टाइप, उनका मेजरमेंट्स और उनको हम कैसे, इसमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्टेड मटेरियल नहीं लग सकता जब तक आप, और सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप इसको डिसमेंटल कर रहे हों तब ध्यान रखें कि इन किसी भी सामान को ठोके ना ज़्यादा, या इनको हम क्रश करने की कोशिश ना करें, या इनको हम ऊंचाई से ना फेंकें, पाइप को ईजिली इनको उतारें और सही से इनका रखरखाव स्टोरेज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इसका फोल्ड का SWL कैसे निकालते हैं, या SWL को कैसे निकाला जाता है। तो उस SWL को निकालने का एक फार्मूला होता है। SWL का पहले पूरा नाम जान लो, ये होता है सेफ वर्क लोड। ये क्या होता है, यानी आप किसी भी मशीन का, किसी भी इसका फोल्ड का अगर SWL निकालते हैं तो इसका है कि सेफ वर्क लोड, यानी आप उसका फोल्ड पर कितना लोड दे सकते हैं, कितना लोड वो सहन कर सकता है और कितने लोड तक वो इजीली काम कराने में सक्षम है। तो इसका जो फार्मूला होता है SWL का, वो होता है डेड प्लस 4 इंटू लाइट, यानी 2 लोड होते हैं इसमें, D = डेड लोड और दूसरा होता है L = लिविंग लोड। अब देखिए डेड लोड और लिविंग लोड क्या होता है। डेड लोड होता है इसका फोल्ड वेट, यानी
यानी इसका फोल्ड में जो आपने कपलर लगाए, इसका फोल्ड में जो आपने प्लैंक्स लगाए, इसका फोल्ड में आपने जो मटेरियल लगाया उसका वजन कितना था, वो हमारा कहलाता है डेड लोड। फिर लिविंग लोड क्या होता है या लाइव लोड क्या होता है, सॉरी इसको लाइव लोड कहते हैं। लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड होता है हमारा जो आप मटेरियल्स लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, जो आप टूल्स लेके जा रहे हैं, प्लस जो आप वर्कर लेके, जो वर्कर का वेट है, ये हमारा क्या कहलाता है, यानी मटेरियल लोड, टूल्स वेट और वर्कर वेट, इन सबके सम को हम क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं। और इसका फोल्ड वेट को, यानी इसका फोल्ड को बनाने में जो वेट बना है उसको हम क्या कहते हैं, डेड लोड कहते हैं। ये दो प्रकार के लोड होते हैं। अब मान लीजिए आपका जो मटेरियल है वो मान लो 500 केजी है, आपका जो टूल्स है वो मान लेते हैं 200 केजी है, और वर्कर का एक एग्जांपल के रूप में मान रहा हूँ, ये कोई मानक नहीं है। वर्कर का लोड अगर हम मान लेते हैं तो उसको भी हम 300 केजी मान लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेड लोड की, तो डेड लोड हम मान लेते हैं कि 1000 केजी हमारा क्या है, डेड लोड है। तो ये हमारे पास हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपका लाइव लोड कितना होगा, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइव लोड। तो हम यहाँ पे लाइव लोड मटेरियल वेट, टूल वेट, वर्कर वेट है, फिर हम इसको क्या करते हैं 500 प्लस 200 प्लस 300, ठीक है। और अगर हमारा डेड वेट पूछे तो 1000 केजी। अगर हम कहें कि इसका SWL कितना निकलेगा, अब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यानी इस फार्मूला में हमें क्या रख देना है, इसकी वैल्यू रख देना है। इसकी वैल्यू रखने के लिए हमें क्या करना होगा, D की जगह क्या करना है, हमको 1000 कर देना है, ठीक है। प्लस ब्रैकेट ले लेते हैं, और हम अगर करें फिर यहाँ पे 4 है तो 4 ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे फिर हमारा क्या है, गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इन सभी का हमारा कितना आया वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 500, 200, 700, 300, 1000, ये हमारा क्या हो गया। अब हम इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे, आप समझ रहे होंगे। तो 1000 प्लस 4000, ये हमारा क्या आ गया, 5000 केजी, क्या आ गया ये हमारा SWL। अगर टन में अगर हम बात करें तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका जो लोड हो गया वो कितना हो गया, SWL 5 टन, SWL कितना हो गया, 5 टन। ये मैंने 1000 माना है, 960 दशमलव समथिंग होता है 1 टन में केजी, तो हमारा इसका SWL लगभग कितना हो गया, 5 टन हो गया। तो यहाँ पे इसका फोल्ड के संबंधित स्टील इसका फोल्ड के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। सबसे पहले इसका फोल्ड किसे कहते हैं, इसका फोल्ड के प्रकार कितने होते हैं, इसका फोल्ड में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसका फोल्ड में हजार्ड क्या क्या होते हैं, इसका फोल्ड को किन किन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, किन सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका फोल्ड का कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। तो इसका फोल्ड की ब्रेसिंग जितनी दूरी पे लगी होनी चाहिए, जो मैंने अभी मानक बताए हैं, ट्रांसफॉर्म्स बताए हैं, कपलर बताए हैं, फुट लॉक बताए हैं, ये सब अच्छे से फिटेड होने चाहिए। यही एक अच्छे इसका फोल्ड का यूज़ होता है। बाकी इसमें 3 तरीके के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड एंड येलो कार्ड। तो इनको पढ़ लीजिए आप। ग्रीन कार्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका फोल्ड जो है वर्कर के लिए तैयार हो गया, यानी अब इस पर आप काम कर सकते हैं। येलो कार्ड का मतलब होता है जो इसको बना रहा है, यानी सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही इस पर जा सकते हैं। जैसे कि बन गया है, उसके बाद इंस्पेक्शन करना है तो उस पर सिर्फ वही व्यक्ति जा सकते हैं। रेड कार्ड जो होता है, यानी इसका मतलब होता है इसको सिर्फ बनाने और बिगाड़ने वाले ही व्यक्ति चढ़ सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। यानी ये इसका फोल्ड क्या है, अभी तैयार किया जा रहा है, अभी तैयार नहीं है। अगर उस पर येलो कार्ड है तो इसका क्या मतलब है कि उस पर इंस्पेक्शन करने वाले व्यक्ति चढ़ सकते हैं। ग्रीन कार्ड है तो उस पर क्या होता है कि वहाँ पे अब वो काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने SWL से लेकर उसके ट्यूब के साइज, उसके कपलर के प्रकार, उसकी ब्रेसिंग के टाइप, इसका फोल्ड के प्रकार सभी मैंने बताए हैं। इससे संबंधित स्टील इसका फोल्ड से संबंधित अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बचे हुए जो इसका फोल्ड है, जैसे कि कैंटिलीवर है, सस्पेंडेड है, मोबाइल इसका फोल्ड है, इसको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। वो लिंक आप जब वीडियो आएगी तो सभी लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी। और
अगर आपको वीडियो या कंटेंट पसंद आया करे तो लाइक और कमेंट करना ना भूला करें। इससे मुझे क्या होता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे टॉपिक बनाने का मेरा भी मन करता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है और उन तक अच्छे से जानकारी मैं पहुंचा पा रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे से कभी भी अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।